चलिए आज ध्यान दीजिए, आज दिल्ली सल्तनत के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत का समय कितना है। तो दिल्ली सल्तनत का समय 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक है। 1526 ईस्वी तक यानी दिल्ली सल्तनत का समय भारत में है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आप ये जानकारी हासिल करेंगे कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था। उसमें पहला गुलाम वंश है, गुलाम वंश। दूसरा वंश खिलजी वंश है, दूसरा खिलजी वंश। तीसरा तुगलक वंश। चौथा सैयद वंश, सैयद वंश। पांचवा लोधी वंश। यानी इन वंशों ने दिल्ली सल्तनत में अपना शासन किया था। अब समय से अवगत हो जाएंगे। गुलाम वंश का जो समय है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी, यानी गुलाम वंश का समय कितना है 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश के शासकों ने भारत पर शासन किया था। और खिलजी वंश का समय है 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी। 1320 ईस्वी ये खिलजी वंश का समय है। तुगलक वंश का समय 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी। 1413 ईस्वी। और सैयद वंश का समय 1414 ईस्वी से 1450 ईस्वी। ठीक ना बाबू। और लोधी वंश का जो समय है आपका 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी। 1526। ठीक ना। तो ये वंशों ने शासन किया भारत पर। अब हम एक एक करके देखेंगे। जैसे गुलाम वंश आज देखेंगे हम, ठीक ना। अब ये देखेंगे, इसको मिटा दें। तो सबसे पहले आप गुलाम वंश से अवगत होंगे। इसमें ये देखेंगे कि इसमें कितने शासक हुए। सबसे पहले तो शासकों से आप अवगत होंगे कि इसमें कितने शासक हुए हैं। तो पहला जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक ना बाबू। दूसरा इल्तुतमिश। ठीक ना। समय भी जानते रहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक का समय 1206 से 1210 ईस्वी है। 1206 से 1210 ईस्वी, यानी इसने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश का समय है 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी। 1236 ईस्वी तक है। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह बनता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, और इसका समय 1236 ईस्वी है। ठीक ना। अगला रजिया है, यानी गुलाम वंश का जो चौथा सुल्तान बनी थी, रजिया बनी थी, रजिया। और इसका समय 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी है। ठीक ना। इसके बाद रजिया के बाद बहराम शाह, मोयूजुद्दीन बहराम शाह
यानी सुल्तान बना। और इसका समय 1240 से 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी है। ठीक ना बाबू। यानी मोइजुद्दीन बहराम शाह का समय कब से कब तक है? 1240 से 1242 ईस्वी तक है। अब देखेंगे इसके बाद कौन बनता है? अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है। अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक ना। और इसका समय है 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी। 1246 ईस्वी, ठीक ना। अगला शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद, ठीक ना। इसके बाद कौन शासक बनता है? नासिरुद्दीन महमूद बनता है। और इसका समय है 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी। कितना? 1246 से 1266 ईस्वी। अगला सुल्तान बलबन बनता है गियासुद्दीन बलबन। और इसका समय बाबू 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी, ठीक ना बाबू। और अंतिम जो है कैकुबाद है, कैकुबाद और कैमूर्स, ठीक ना। ये दोनों मिलकर के 1286 से 1290 ईस्वी तक शासन किए, ठीक ना। 1286 से 1290 ईस्वी तक, ठीक। तो ये आप शासकों से जो है आप अवगत हुए, सर्वप्रथम ये शासकों से अवगत हुए आप। तो इतने आपके गुलाम वंश में शासक हुए हैं, ठीक ना। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का समय 1206 से 1210 ईस्वी तक। इल्तुतमिश का समय कितना है? 1210 से 1236। फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है, उसका समय कितना है? 1236 ईस्वी। फिर रजिया सुल्तान बनती है, उसका समय 1236 से 1240 ईस्वी। फिर आपका मोइजुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठता है, और इसका समय कितना है? 1240 से 42 ईस्वी। अलाउद्दीन मसूद शाह अगला बनता है 1242 से 1246 ईस्वी। और नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266, ठीक ना। गियासुद्दीन बलबन का समय 1266 से 1286 ईस्वी तक है। और अंतिम यानी इस वंश का अंतिम जो है शासक कौन है? कैमूर्स है, ठीक ना। कैकुबाद और कैमूर्स का समय एक ही में मैं लिख दिया हूं, ठीक ना। अब हम एक एक से हम परिचित होंगे, ठीक ना। मिटा दें इसको। देखिए, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में आप जानकारी हासिल करेंगे। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसका समय कितना है बाबू? 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी। देखिए, इसे भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। यानी भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना यानी किसने किया था? ऐबक ने किया था। और यह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक है। यह सुल्तान की पदवी न धारण करके मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण किया था। यानी यह सुल्तान की पदवी धारण न करके ये मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण किया था। और इसे मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी जो गियासुद्दीन था, यानी इसको सुल्तान स्वीकार किया था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान किसने स्वीकार किया था? मोहम्मद गोरी का जो उत्तराधिकारी गियासुद्दीन था, वही कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान स्वीकार किया था, ठीक ना। इसे दास्ता से मुक्ति 1260 ईस्वी में मिली थी, ठीक ना। और 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक यह
शासन का संचालन भारत में लाहौर से किया था और लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक ना। मिनहाजुद्दीन सिराज के अनुसार यह लाखों में दान किया करता था, इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उपाधियां कई मिलती है, जैसे लाख बख्श की उपाधि धारण किया था। ठीक ना। लाखों में दान करने के कारण इसको लाख बख्श कहा गया। हाँ, उसके बाद इसे कुरान खां भी कहा गया है। एक उपाधि इसकी कुरान खां की भी मिलती है, क्योंकि इसके विषय में इतिहासकारों ने लिखा है कि जब अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया तो कुरान की आयतें पढ़ते हुए इसका जन्म हुआ था, इसलिए इसको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। इसकी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी और चिश्तिया संप्रदाय के संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आशीर्वाद से ही इसका जन्म हुआ था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है कुतुबुद्दीन पड़ा था। ठीक ना। तो कुरान की आयतें पढ़ते हुए इसका जन्म हुआ था, इसलिए इसको कुरान खां कहा गया। इसकी एक उपाधि अबू हनीफा की भी है, एक अन्य उपाधि हातिम ताई की मिलती है। ठीक ना। अब देखेंगे बाबू कि यह अपने नाम से खुतबा नहीं पढ़वाया, न खुतबा पढ़वाया था और न सीके ढलवाया था। ठीक ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को राजधानी बनाया था। अपनी राजधानी कहां बनाया था? लाहौर को। इसके दरबार में दो विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था, हसन निजामी और फक्र मुदीबर, है ना। ये दो विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। ठीक ना। हसन निजामी ने ताजुल मासिर की रचना किया था। ठीक ना। अब देखेंगे कि इसने भारत में क्या किया, तो वास्तुकला में के क्षेत्र में इसका जो योगदान हम देखेंगे तो इसने जानते हैं क्या किया था। आने चिश्तिया संप्रदाय के संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखा, जिसे इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। ठीक ना। इसने 1 मंजिले तक कुतुब मीनार को बनवाया था और उस कुतुब मीनार को पूर्ण किसने किया? इल्तुतमिश ने क्या किया और 4 मंजिल माने ऊपर कर दिया, तो कुतुब मीनार 5 मंजिली है। ठीक ना। तो इसने कुतुब मीनार की नींव रखा किसकी स्मृति में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखा था। ठीक ना। इसके बाद इसने दिल्ली में ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। ठीक ना। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण इसका निधन हो गया और मरने के बाद इसे लाहौर में ही दफना दिया गया। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। इसके निधन के बाद इसका पुत्र आराम शाह था, यानी आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन इल्तुतमिश उसको अपदस्थ करके गद्दी पर अधिकार कर लिया। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है और मामलुक शब्द जो गुलामों के लिए दिया है वो हबीबुल्लाह, इतिहासकार हबीबुल्लाह ने दिया है, और मामलुक का अर्थ होता है यानी स्वतंत्र माता पिता से जन्म। ठीक ना। तो ये आपके पॉइंट है। अब इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लिखकर थोड़ा देख लेंगे। अब देखिए यहां सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इसे भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक ना। यह दिल्ली सल्तनत, यह दिल्ली का यानी ठीक है, वह दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था। ठीक ना। तीसरा पॉइंट, वह सुल्तान की पदवी न धारण कर मलिक और सिपहसलार की उपाधि धारण किया था, पदवी धारण किया था। मलिक और सिपहसलार की पदवी धारण किया।
ठीक ना बाबू। उसने अपने नाम से न खुतबा पढ़वाया और न ही सीके ढलवाया। ठीक ना। मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी गियासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। ठीक ना बाबू। मिटा दें इसको। अगला पॉइंट देखेंगे आप, इसमें जो बन सकता है कि इसे दास्ता से मुक्ति 1208 ईस्वी में मिली। ठीक ना। ऐबक 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक, 1206 से 1210 ईस्वी तक लगातार लाहौर से शासन का संचालन किया। ठीक ना। शासन का संचालन किया। ठीक ना। अब देखेंगे कि उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अपनी राजधानी कहाँ बनाया? उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक ना। मिनहाजुद्दीन सिराज के अनुसार वह लाखों में दान करता था। क्या करता था? लाखों में दान करता था। इसलिए अपनी असीम उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा गया। ठीक ना। और अन्य नामों में हातिम ताई, अबू हनीफा, कुरान खा। ठीक ना। मिटा दें। अब इसने कौन कौन सी उपाधि धारण किया, इसकी उपाधियां देख लें। तो इसे पहला तो पॉइंट जान लेंगे, लाख बख्श कहा गया। क्या कहा गया? लाख बख्श। ठीक ना। इसको कुरान खां कहा गया। कुरान खां। अबू हनीफा कहा गया इसको, अबू हनीफा। चौथा पॉइंट, हातिम ताई की भी उपाधि धारण किया था, हातिम ताई की उपाधि धारण किया। ठीक ना। अब अगला पॉइंट देख सकते हैं कि जो बन सकता है इससे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में
कुतुबुद्दीन बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखा। कुतुब मीनार की नींव रखा, जिसे इल्तुतमिश ने पूर्ण किया। इल्तुतमिश ने पूरा किया, ठीक ना। अब इसके दरबार में 2 विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। मिटा दें। देखिए, अगला पॉइंट बनाएंगे अब कि इसके दरबार में 2 विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। 2 विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था, ठीक ना। पहला हसन निजामी आइन की प्रसिद्ध रचना जो है ताजुल मासिर है। क्या है? ताजुल मासिर, ठीक ना। और दूसरा फक्र मुदब्बिर, ठीक ना। फक्र मुदब्बिर, ठीक ना। ये 2 विद्वानों को संरक्षण इसके दरबार में प्राप्त था। अब देखेंगे कि कुतुब मीनार की नींव रखा। ऐबक ने दिल्ली में, अगला पॉइंट, ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। मस्जिद का निर्माण कराया, ठीक ना। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक ना बाबू। ये जानते रहिएगा कि कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये तीनों क्या है? मस्जिद है। कुतुब मीनार क्या है? मस्जिद है, ठीक ना। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। और ये जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा देख रहे हैं, इसका निर्माण 2.5 दिनों में हुआ था, इसलिए इसका नामकरण 2.5 दिन का झोपड़ा किया गया। और यह संस्कृत विद्यालय के स्थान पर इसको बनाया गया था। और संस्कृत विद्यालय था, उस पर हरकेली नाटक खुद ही अंकित था, ठीक ना। ये जानते रहिएगा। 1210 इसे मिटा दें इसको। में 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिरने के कारण ऐबक का निधन हो गया। ऐबक की मृत्यु हो गई, ठीक ना। इसे लाहौर में दफना दिया गया। तो इसका मकबरा कहाँ है? लाहौर में, ठीक ना बाबू। इसका मकबरा लाहौर में, ठीक ना। अब देखेंगे कि जब इसका निधन हो जाता है तो इसके बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है। यानी उसके मरने के बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, ठीक ना बाबू। लेकिन
इल्तुतमिश ने अपदस्थ कर दिया, अपदस्थ कर दिया और गद्दी पर अधिकार कर लिया, और गद्दी पर अधिकार कर लिया। ठीक ना? तो आज यहीं तक रहने दे जाए, फिर कल इल्तुतमिश, रजिया, ठीक ना, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया, ठीक ना, ये सब देखा जाए।